नारा दिया जा रहा है डेमोग्राफी चेंज हो रही है। अरे भाई, जब इतनी बिल्डिंगें बना रहे तो कोई तो आ रहा होगा वहां। नदियां अपना प्रभाव बदलती हैं अपने क्षेत्र में तो नुकसान होता है। तो फिर सर रोजगार फिर कैसे बढ़ेगा सर? भाजपा ने अपने एआई का भी सहारा लिया और झूठ प्रचार तंत्र का सहारा लिया। कल तक जिसको भरोसा बताओ, रातों रात अपनी पार्टी में सम्मिलित करके भाजपा रूपी वॉशिंग मशीन से जैसे बाहर निकले, तो वो भाजपा के अंदर इतनी जबरदस्त अनबन है कि भाजपा उत्तराखंड के अंदर पिछले 5 साल से आधे मंत्रिमंडल से काम चला रही है। कांग्रेस क्यों नहीं पकड़ पा रही है? चर्चा हो रही है, तू जी गए, आपने सरकारें बदलने के लिए कर दिया। कहाँ है कॉमनवेल्थ का भ्रष्टाचार? तेजस की शुरुआत जो है प्रोटोटाइप बनाने की बात जो है इंदिरा जी के समय से स्टार्ट हुई है सेल के अंदर। तो धामी जी कभी बुलाते हैं आपको, आपसे राय मशवरा? क्योंकि जनता तो दोनों की है ना। अब रील बनाने वाले लोग, पौवा पीने वाले लोग एक दूसरे के, और क्या कांग्रेस का चेहरा आप ही होंगे या मैंने कोई? कहा उसके पीछे हरीश रावत भी खड़ा होगा, तो निश्चित तौर पर न्याय ही तो होगा। नमस्कार, स्वागत है अनपढ़ गॉसिप के एक खास एपिसोड में। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राजनीतिक सामाजिक ज्ञान के अनुभवीकर्ता सीएम हरीश रावत सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद आपका। सर उत्तराखंड की इस समय क्या परिस्थितियां हैं सर? सबसे पहला चीज सर आपके नजरिए से हम जानना चाहते हैं। परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हैं। 25 वर्ष को हम रजत जयंती समारोह मना रहे हैं। दूसरी तरफ आपदा ने कई सवाल खड़े किए हैं, उन सवालों का समाधान निकालना है। सबसे बड़ी चुनौती, राज्य के अंदर करीब 431 या 33 गांव ऐसे हैं जो आसन्न आपदा के बोझ में बैठे हुए हैं। कभी भी वहाँ कुछ भी हो सकता है। जो ये मॉनसून सेशन आता है तो उनकी चिंता सबको हो जाती है, लेकिन उसके बाद हमारी चिंताएं जो है वो रुक जाती है। पलायन निरंतर बढ़ रहा है। सर मैं प्राण के मुद्दे पे आऊंगा। एक से एक के बाद एक गांव जो है, भूता गांव घोषित हो रहे, घोष विलेज घोषित हो रहे। नारा लास्ट विलेज को फर्स्ट विलेज कहने या वाइब्रेंट विलेज का नारा दिया जा रहा है, लेकिन और दूसरी तरफ गांव पे गांव खाली हो रहे हैं। सर आपदा की एक बात सबसे पहले आपने ये करी, 2013 में केदारनाथ आपदा के बाद आप 14 में मुख्यमंत्री बने थे। आपको ऐसा क्या लगता है कि उत्तराखंड में जो आपदा आती है वो ऐसा है कि निरंतर 2 या 3 साल 4 साल में हमें देखने को मिलती है और वो भयावह होती है? कहाँ पे कमी रह रही है सरकारों की तरफ से, या आपको कहाँ लगता है, जब क्योंकि आप भी सर मुख्यमंत्री थे? इसके 3 पहलू हैं। पहला पहलू है कि आज क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन एक वास्तविकता है और इसका प्रभाव दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। हमारे यहाँ अभी हिंदुस्तान में है, और हिंदुस्तान में सर्वाधिक इसका दुष्प्रभाव कहीं पड़ रहा है तो मध्य हिमालय को पड़ रहा है, जो हम लगातार देख रहे हैं। मध्य हिमालय में 3 राज्य हैं, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर। यहाँ के सवाल को यहाँ के दृष्टिकोण से हल करना आवश्यक है। और तीसरा पहलू है कि हमने जो स्थानीयता है, आखिर हमको भी तो अपने को क्लाइमेट रेसिलिएंट बनाना पड़ेगा ना। अपनी अपनी अपने स्थानीय विकास की नीति, माने हम सड़कें कर रहे हैं, हम वहाँ बड़े बड़े विस्फोटकों का उपयोग करेंगे, हम बड़ी लंबी लंबी टनल्स बनाने की बात करेंगे, शहरों की धारण क्षमता का आकलन किए बिना वहाँ बेतहाजा मकानों आदि का निर्माण करेंगे, अट्टालिकाएं बनाएंगे। भूकंप जोन 4 और 5 के एरिया के अंदर हम
अब देहरादून में देखे तो कितनी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बन रही हैं। आप ये लगाइए 2016 तक मैं 17 तक मुख्यमंत्री था, 17 तक जितना देहरादून था इन 9 वर्षों में देहरादून दुगना हो गया है लगभग। सर हाँ, अब ये आखिर देहरादून इतना सहन कर भी पाएगा, नहीं कर पाएगा, सर वहाँ भी जैसा कोई प्लान की बात उसका कोई आकलन नहीं हो रहा है। नारा दिया जा रहा है डेमोग्राफी चेंज हो रही है। अरे भाई, जब इतनी बिल्डिंग बना रहे तो कोई तो आ रहा होगा वहां। और आपके राज्य के लोगों की तो सिटी इतनी नहीं है कि उन्होंने तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इत्यादि बनाई नहीं है, वो तो उसमें मूव कर नहीं रहे हैं। तो ये जो सवाल है, ये राज्य के समूह एक बड़े मुखर सवाल के रूप में खड़े हैं कि हम कैसे जो क्लाइमेट चेंज है उसका राष्ट्रीय नीति बने, उसका कैसे मुकाबला हो। हमारी एक मध्य हिमालय की नीति बने, कैसे हम उसका मुकाबला करें सब। और एक स्थानीय पर नीति भी बननी चाहिए कि हम जमीनी स्तर पर अपने को कैसे क्लाइमेट चेंज की स्थिति के लिए तैयार करें, उसका मुकाबला करने के लिए जो है। मानसून आएंगे, इसी तरीके की बारिशें होंगी, और लेकिन उन बारिशों से हमारे बचाव का तरीका क्या है वो निकालना पड़ेगा हमको। अब फ्लड जोन में, नदी के फ्लड जोन में यदि हम मकान बनाएंगे, अट्टालिका बनाएंगे, सर ये नदी तो कभी कभी अपने पुरानी जगहों पर आ ही जाती है। तो सर जैसे अभी आपने एक बात कही थी, पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तराखंड का। तो सरकार भी जो होती है, चाहे आपकी हो चाहे भाजपा की हो, वही कहते हैं कि विकास की तरफ आगे बढ़ना है। जो ये अट्टालिकाओं की बात हो रही है, आप कह रहे हैं, या जो नए नव निर्माण हो रहे हैं, जो कि बिना कहीं ना कहीं रिसर्च, जो आपने कहा जमीन का कोई रिसर्च नहीं हो रहा, जो पर रिसर्चिंग बहुत कम होके बस वहां पे चीजें कर दी जा रही है, और जब नदियां अपना प्रभाव बदलती हैं अपने क्षेत्र में तो नुकसान होता है। तो फिर सर रोजगार पे कैसे बढ़ेगा सर? इवन जो सड़क निर्माण है जी, वो भी ठीक तरीके से नहीं हो रहा। नहीं, रोजगार चुनौती है, रोजगार के लिए हमको तरीके ढूंढने पड़ेंगे। अब मैंने अपने 3 साल के कार्यकाल के अंदर 32,700 कुछ सरकारी पद भरे जी, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि कुल भाजपा के जितना शासनकाल है उसमें 32,000 का आंकड़ा पूरा नहीं कर पाएंगे। उनके 15 साल में ये आंकड़ा पूरा नहीं होगा। तो आखिर कुछ तो हमने कोई नीति तो बनाई हुई ना, कोई तरीका ढूंढना हुआ ना, आपको ढूंढना पड़ेगा। उसी तरीके से हमारी जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमने ये कहा कि जो उद्योग हैं वो लगे हैं उनमें हम 70% स्थानीय लोगों को काम लेंगे। आज वो एम्बार्गो शिथिल कर दिया गया है, वो तिल कर दी गई है मनमाने तरीके से। जितनी भर भी जा रहे हैं तो जो जहाँ से ला रहा है वहां से भर दे रहा है। अब स्थानीय लोगों के हाथ में पूरे नहीं हो पा रहे। तीसरा जो है, हमने वहां की परिस्थितियों में हमने वहां रोजगार निकाले, हमने वहां की मिट्टी में रोजगार देखे, हमने वहां की संस्कृति में रोजगार देखे, हमने वहां के खान पान में रोजगार देखे, वहां के हस्तशिल्प में रोजगार देखे, हमने उसके भवन शिल्प में रोजगार देखे। और हमने अपने शासनकाल में ये आदेश कर दिया था कि 10 करोड़ से ऊपर की कोई भी योजना यदि वो आ रही है सरकार के पास तो उसमें ये जरूर बताया जाना चाहिए कि ये कितने लोगों को, पहला तो ये गारंटी होनी चाहिए कि किसी का रोजगार सिद्ध नहीं रहा है। दूसरा ये आना चाहिए नए रोजगार कितने से हो रहे हैं। हमने कहा यदि हम 10 करोड़ खर्च करने की अनुमति तब देंगे जब आप ये बताओगे ये रोजगार कितना सृजित करेगा। तो आप एक बार यदि इस दृष्टिकोण से, रोजगार सृजन के दृष्टिकोण से खर्च को जोड़ देंगे तो अपने आप रास्ते निकल आएंगे। सर तो इसमें फिर बिजनेसमैन या इन्वेस्टर जो लॉबी होती है वो ये कहते हैं कि मोड ऑफ इजी बिजनेस कहाँ पे होगा, फिर ये तो मोड ऑफ डिफिकल्ट बिजनेस हो गया ना, कि हम अपने लेके आप हम अपने हिसाब से। लेकिन इसके बावजूद जो है हम हमारे शासनकाल में ये जो डूइंग बिजनेस के स्टैंडर्ड राष्ट्रीय मानकों में
हम नंबर 2 तक आए और नंबर 7 पे जिस समय मैं सत्ता से हटा उस समय नंबर 7 पे थे हम। तो लगातार वेरी करता था, कभी 2 नंबर, कभी 5 नंबर, कभी 3 नंबर, कभी 7 नंबर, क्योंकि हमारे में तेलंगाना में कई राज्यों में बड़ा क्लोज कंपटीशन था जी। तो ये आप रास्ते निकालने पड़ेंगे ना। सर आपने ये चीज बोली, आपकी नीतियां, जैसे हमने ईज इन डूइंग बिजनेस में हमने सीधे कि आपने करना है, आपको आदेश जारी होगा सीधे आपके जमीन के विषय में जो है, तभी चीजें एक ही जगह होगी, बिजली पानी आदि सब चीजें एक जगह हो जाएगी। आपके जो भी हम सब्सिडी इत्यादि वो है, वो भी आपको जो है सरलता से मिल जाएगी। जैसे आप स्टार्ट करते, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। और बिजली सस्ती देंगे, आज भी हमारी बिजली सबसे सस्ती है। हमारे पास सबसे बड़ा आकर्षण है ये आप कैसे पॉलिसी के तौर पर चीजों को करते हैं, वो देखने की बात है। रीज एंड डूइंग बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि सरकार अपनी पॉलिसी बदल दे। पॉलिसी हमारी रोजगार मूलक थी, पॉलिसी हमारी स्थानीय लोगों के रोजगार के आंकों को संरक्षित करने की, और उसके अंदर यदि आप आ रहे हैं बिजनेस करने के लिए, तो हम आपको हर तरीके से फैसिलिटेट करेंगे। सर जिस तरीके से आपने कहा कि जो आपकी पॉलिसीज थी उसको नंबर 2 पे, लेकिन उत्तराखंड की जनता ये क्यों नहीं समझ पाई? क्योंकि हमने हमेशा देखा था जब इलेक्शन होते थे, हिमाचल में बल्कि सरकार आ भी गई उस चीज को, जो वहाँ की जनता 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, 2022 में वो क्या कमी ऐसी रह गई जो 2027 में बताओ मुख्यमंत्री रूप में आप देखना चाहते हैं कि हम फिर से वापस? देखिए 2022 में हम कांग्रेस के 5 साल बनाम भाजपा के 5 साल को मुद्दा नहीं बना पाए, तुलनात्मक वो नहीं रख पाए। दिस वाज माय शेड्यूल, हमारा शेड्यूल था। दूसरी बात ये थी कि हम इस दुष्प्रचार का खंडन नहीं कर पाए कि हम में कोई मतभेद है, झगड़े हैं। सर ये चीज तीसरा जो सबसे बड़ा कारण था, सांप्रदायिकता की एजेंडे ने जब सारे उत्तरी भारत को अपने आगोश में ले लिया है। हम तो उत्तर प्रदेश के साथ चुनाव में बधे हुए हैं। यदि उत्तर प्रदेश से हमारा चुनाव 3-4 महीने पहले हो जाता है या 3-4 महीने बाद होता, तो रिजल्ट कुछ दूसरे होते। क्योंकि उत्तर प्रदेश से सांप्रदायिकता की आंधी आती थी, और वो आंधी के चक्कर में हम भी उसके हो जाते थे। और फिर हमारे वहाँ तो सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए अब तो बहुत आपका चैनल बहुत और खोजी चैनल है। देश के अंदर धर्म के नाम पर केवल 2 यूनिवर्सिटी बनी, जिनको सीधे धर्म के नाम पर, एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एक अलीगढ़ मुस्लिम। फिर नहीं मिल संविधान में एक बिल्कुल मनादी होगी, कानून मनादी होगी कि कोई नहीं बनेगा। लेकिन 2022 के चुनाव में भाजपा ने अपने एआई का भी सहारा लिया और झूठ प्रचार तंत्र का सहारा लिया। नीचे भाजपा के कार्यकर्ता से टॉप तक एक साथ 5-7 दिन ये कंपेन चलाया कि कांग्रेस ने लोगों से कहा है कि हम सत्ता में आएंगे तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। अब जब सत्ता का शीर्ष इतना बड़ा झूठ बोलेगा, सांप्रदायिक रुझान बनाने के लिए, तो क्या हरीश रावत करेगा, क्या प्रीतम सिंह गोदियाल करेंगे, क्या यशपाल करेंगे, या करण करेंगे? सर ये जो है, उन्होंने सांप्रदायिकता के एजेंडे पर चुनाव लड़ा। इसलिए जो बातें आपने कही विकास की तरफ तुलनात्मक लोग ध्यान नहीं दे पाए। सर आपने सांप्रदायिकता की बात उठाई, उससे पहले मैं एक छोटा सा जो आपने ही बात कही कि वो समझाने में 5 वर्ष, सर सोचिए भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व था, मुख्यमंत्री की बात करें, वहां पे चाहे तीरथ सिंह हो चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, रिप्लेस किए जाते हैं, धामी जी को लाया जाता है। लेकिन भाजपा में कोई, हम ये कहते हैं ना कि स्वर नहीं उठता, लेकिन कांग्रेस में वो स्वर उठ जाते हैं चीजों का। वहां पे नेतृत्व इतना, जबकि नेतृत्व बदला जा रहा है,
लेकिन कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि इस स्ट्रैटेजी में वो ज्यादा बेहतर है, या किस तरीके से आप इसका आंकलन करते हैं? देखिए, दो बातें हमेशा कही जाती रही हैं प्रारंभ से ही, और सभी जगहों ये एक मान्य सिद्धांत है। लोकतंत्र और दल में आंतरिक लोकतंत्र। जी। यदि लोकतंत्र नहीं है तो तानाशाही है, थोपे जा रहे हैं। आप कई तरीके से तानाशाही प्रचार तंत्र की सारी मीडिया पर आपने कब्जा कर लिया, तो पेपरों पर कब्जा कर लिया, कई तरीके से इंफॉर्मेशन के सिस्टम पर आपने कब्जा कर दिया। तो एक तो ये है कि आप लोकतंत्र को ब्लर्ड कर रहे हैं, उसको धुंधला कर दे रहे हैं। दूसरा ये है कि आप पार्टी के अंदर आपके वहाँ जो निर्णय कर दिया गया सीट से, तो वही निर्णय मान्य होगा नीचे तक। मतलब लिफाफा आया, बंद लिफाफा आया, राजनाथ सिंह जी ने खोला, राजनाथ सिंह जी ने अपने प्रदेश में मिसेस वसुंधरा राजे जी से खुलवाया और पर्ची निकालो कहा जी। और उन्होंने पर्ची निकाली, और वो नाम पढ़ने के बाद उन्होंने देखा ये है कौन, है कौन, क्योंकि वो पहली बार लड़े थे, पहली बार जीते थे, और लास्ट रो में कहीं बैठा, अंतिम पंक्ति में थे। अंतिम पंक्ति में नहीं बैठा हुआ था, और उन्होंने खुद कहा कि मेरे लिए खुद आश्चर्य है। उनको भी नहीं पता कि जी। तो ये पद्धति है जो भाजपा लाई है। एक कांग्रेस की पद्धति है जिसके अंदर ऑब्जर्वर भेजे जाते हैं, मिला जाता है, बातचीत होती है, वो होता है, नाराजगी भी व्यक्त होती है, सब कुछ होता है, क्योंकि आपकी तो उसकी लोकतंत्र है। और उससे बात आती है तो हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है, भाजपा के अंदर आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। और जो बाहरी लोकतंत्र, जो हमारा राष्ट्रीय सैद्धांतिक लोकतंत्र है, संवैधानिक लोकतंत्र है, उसको ब्लर्ड कर दिया गया है, क्योंकि जब मीडिया एक ही चीज परोसेगा रोज। सर जी। ये तो धन्य है कुछ पोर्टल्स और दूसरे तीसरे कि आज लोगों को एक विपरीत स्वर भी सुनाई दे रहा है, और लोगों को कुछ आलोचना के स्वर भी सुनाई दे रहे हैं। नहीं तो आप मुझे बताइए, नेशनल मीडिया तो 24 आवर्स उनका बस चलता, तो वो 34 आवर्स वही करते। वो तो केवल एक दो व्यक्ति को, एक दो पार्टियों को, एक दो सिद्धांतों को परोसने का काम कर रहे हैं। कि जब आप किसी देश के अंदर आंतरिक लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं और संवैधानिक लोकतंत्र को ब्लड करना चाहते, धुंधला करना चाहते, तो सबसे पहले मीडिया को कब्जे में ले लो। हम तो इनको, इनकी बुद्धि को दाद देते हैं कि इतने साल सत्ता से बाहर रहे, तो ये जो बुद्धि उन्होंने ग्रहण की कि मीडिया को अपने कब्जे में ले लो, ताकि लोकतंत्र की आंतरिक सर, लेकिन आपने आंतरिक लोकतंत्र बीजेपी की बात की, नैरेटिव साइड मानता हूँ कि मीडिया कर चाहिए ही, मैं ये भी मानता हूँ। लेकिन सर, हिमाचल प्रदेश के अगर कोई सी ना बात हो, जिक्र करो, जेपी नड्डा जी भी वहाँ से आते हैं, अनुराग सिंह ठाकुर भी वहाँ से आते हैं, इतने बड़े बड़े दिग्गज जाते हैं। उसके बावजूद जो हिमाचल प्रदेश की जनता थी, कहीं ना कहीं उसको समझ थी कि हमें पत्ता बदलनी है, वो परिवर्तन क्यों हुई? उत्तराखंड की जनता में ऐसा क्यों नहीं हुआ? मैंने बताया कि 3-4 महीने पहले हो जाता उत्तर प्रदेश से, या 3-4 महीने बाद हो जाता, तो रिजल्ट कुछ और होता। उत्तर प्रदेश से जो सांप्रदायिकता की आंधी आती है, उत्तर प्रदेश का हिस्सा है ना जी, कहेगा। हाँ, यदि बनारस में जो आवाज चलेगी, वो जो है गोमुख में भी पहुंचती है ना, वो गंगोत्री में भी पहुंचती है, वो यमुनोत्री में पहुंचती है, वही बद्रीनाथ तक भी पहुंचती है, वही नैनीताल तक भी पहुंचती है। वो क्योंकि सीधा उत्तर प्रदेश से है, तो उत्तर प्रदेश तब। लेकिन एक छोटा सा मैं बस आपसे इसी में, उत्तर प्रदेश में मानता भी हूँ सर, रीता बहुगुणा जैसी जो कि हमेशा कांग्रेस परिवार से रही चीजें, ये भी नुकसान इम्पैक्ट करता होगा ना सर, कि बहुत से लोग जब कांग्रेस छोड़ के निकलते हैं और ऐसे दिग्गज, और उनको वहां जाते ही मंत्री पद या जो भी चीजें मिलती है, जो शायद कांग्रेस में रहते हुए उनकी मेहनत का, ये भी तो। देखिए, भाजपा ने एक सिद्धांत बना लिया है इनके शीर्ष नेतृत्व ने, उल्टा करो, उल्टा करो, गलत करो, सही करो, कुछ भी करो,
कल तक जिसको भरस बताओ, रातों रात अपनी पार्टी में सम्मिलित करके भाजपा रूपी वॉशिंग मशीन से जैसे बाहर निकले तो वो स्वच्छ धवल हो जा रहा है, स्वच्छ रवि का हो जा रहा है। तो इन्होंने ये बना लिया किसी तरीके से एग्जिस्टिंग पार्टियों को खत्म करना है, उनको कमजोर करना है और उधर मीडिया पर कब्जा रखना है। और अपनी पार्टी के अंदर उन्होंने ये कह दिया है कि जो है एंटी इनकम्बेंसी को बीट करने के लिए हमने एक सिद्धांत बना लिया। अरे भाई, कैसी पार्टी हो कि आपको 40% एमएलए बदलने पड़ रहे? इसका मतलब है 40% एमएलए जब बदलने पड़े और नालायक थे तो आपने राज्य का 40% विकास तो वैसे रोक दिया। ये स्वीकारोक्ति है ना। 3 साल बाद आप अचानक विधानसभा का सत्र चल रहा है, बजट भी वित्त मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री दायित्व वो कर रहे हैं और आप मैसेज आता है कि आओ तुम खालिश और रातों रात दूसरा चेहरा फिट कर दिया जाता है और सिद्धांत दे बखारा जाता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसको समाप्त करने के लिए। इसका मतलब है 3 साल तुमने ऐसा मुख्यमंत्री थोप करके रखा जिसने राज्य का विकास नहीं किया। सर, होना ये चाहिए था जिसको मुख्यमंत्री बना रहे हो उसके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने की हिम्मत होनी चाहिए थी। 5 साल बाद आप नेतृत्व जब परिवर्तन करते हो, बदलते हो, तो इसका मतलब है आपने उस राज्य की जनता के साथ धोखा किया है। आप जो व्यक्ति जो कैप्टन ऑफ द टीम है 5 साल, उसके खेल उसका जब वही नालायक था तो फिर कैसे हुआ? सर बीजेपी तो ऐसे कहती है कि वो उसका मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि आप अब आप सोचिए ना सर के एक बात बता ना जी, वो मास्टर स्ट्रोक बताते हैं लेकिन मीडिया भी कहता है मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक। बड़े बड़े प्यारे प्यारे चेहरे बड़े आकर्षक तरीके से इस बात को कहते हैं। तो आदमी की जो मीडिया में देख रहा, हर आदमी तो विश्लेषण नहीं करता ना, गहराई में नहीं जाता। वो तो जो परोसा जाता है, जो दिखता है, उसी से अपनी राय बनाता है। तो इन्होंने देश के लोगों की स्वतंत्र राय बनाने की शक्ति को जो है मीडिया के प्रचार तंत्र से समाप्त कर दिया है। सर प्रचार तंत्र से समाप्त किया है, लेकिन सर आपको कहीं ऐसा लगता है कि जो ग्राउंड लेवल की बात करूं, जमीनी स्तर पे जो वहां पे भी कहीं ना कहीं जब चुनाव के काफी थोड़ा नजदीक होते हैं चीजों का, तो कांग्रेस में कई बार देखें कि थोड़ा सा अनबन चीजें जीते, ज्यादा बेहतर आप समझ पाएंगे या बता पाएंगे हमें, क्योंकि जनता को, और जिसका फायदा कहीं ना कहीं विपक्ष को, जो मतलब मैं कहूँ कि सरकार पे चीजों को जो पार्टीज हैं उनको मिलता है। अब भाजपा के अंदर इतनी जबरदस्त अनबन है कि भाजपा उत्तराखंड के अंदर पिछले 5 साल से आधे मंत्रिमंडल से काम चला रही है। किसी ने मुझसे पूछा, मैंने कहा दिव्यांग मंत्रिमंडल है, आधा ही मंत्रिमंडल है और सब जानते हैं और कि यदि किया तो सरकार पार्टी में झगड़ा हो जाएगा, कर नहीं रहे। लेकिन क्या है, बाहर एक आ जा रहा है ये धामी का मास्टर स्ट्रोक। जब आप आधे मंत्रिमंडल से काम कर रहे हैं, आधे आपके पार्टी में कोई इस लायक ही नहीं समझ रहे हैं, लेकिन उसको मास्टर स्ट्रोक के रूप में पेश किया जा रहा है और भाजपा पेश कर रही है, मीडिया परोस रहा है। तो ये लोग हो रहा है। मैंने ये कहा ना कि यदि इन लोगों के चिंतन की सत्ता को छीनना है तो मीडिया को अपने हाथ पकड़। इन्होंने मीडिया को बुरी तरीके से अपने हाथ पकड़ लिया। तो सर आपकी बात सही है कि चलिए मैं मानता हूं कि मीडिया को उन्होंने अपने हाथ में पकड़ भी जाओ, कांग्रेस क्यों नहीं पकड़ पा रही है? क्योंकि अगर लोग ने यदि ऐसा किया होता जी तो आज ये संस्थाएं खड़ी नहीं होती देश में। ये सारी संस्थाएं जिनमें से आज कोई तोता हो गया, कोई मैना हो गया है इनका, कोई उनके घर की गाय हो गई है, कोई उनके घर का घोड़ा हो गया है, चाहे कोई संस्था हो जो है, ये सारी संस्थाएं इवॉल्व तो कांग्रेस के समय में बनी, इवॉल्व हुई, एक शक्ति के रूप में आगे बढ़ी। किसी संस्था को ले लीजिए, जिस तरीके से संविधान हमारा मजबूत हुआ हर वर्ष के का, उसी तरीके से हर वर्ष के साथ हर उसके साथ
ये संस्थाएं मजबूत, लेकिन आप 2010 के बाद देख लीजिए, सने सने ये सारी संस्थाएं कमजोर हुई। सर लेकिन 2010 के बाद हम जब पढ़ रहे कार्यकाल में तो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तक जो है स्वतंत्र लोग और उनके अपॉइंटमेंट का सिस्टम बनाया गया, सर्च कमेटीज गठित हुई, सब चीजें गठित हुई, उसमें अलग अलग तरीके के विद्वानों को रखा जाता है और हर चीज के लिए सर्च कमेटी और सब वो गठित होकर के स्वतंत्र तरीके से लोगों को लिया जाता था, लिया जाता था। आज वो सब बातें जो है अतीत की बात हो। लेकिन सर भ्रष्टाचार के आरोप भी तो बहुत जो जनता के नैरेटिव्स में जाते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप भी तो सबसे अधिक लगे। और एक दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि जब चाहे बीजेपी की बात करें किसी भी दूसरे दल की, वो भी ये कहते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है वो राहुल गांधी से ऊपर उठ के नहीं किसी और को देख पाती, जिसकी वजह से चाहे उनका बड़े हाथ हो माधवराव सिंधिया। दोनों प्रति अलग अलग है। एक प्रश्न है, आपसे कहा कि लगता है बरसा जाके आरोप मैं आपसे पक्षता कितने साल से आपका आप पत्रकारिता करते कितने सर करीबन 12 साल से। 12 साल। मेरा पूरा मत नहीं पूछने का जी नहीं सर, बिल्कुल नहीं। 12 साल अति महत्वपूर्ण होते हैं जी सर। और पत्रकारिता का अर्थ है खोजना, दूर देखना। बिल्कुल सर। तो आपने भी देखा होगा बिल्कुल ये 2G में कितना बड़ा हंगामा मचा। बिल्कुल सर, मैं वही कह 2G भ्रष्टाचार। आज कहाँ है वो 2G? कहाँ है वो CG जिसने एक काल्पनिक लॉस को दिखाया? आज कहाँ है उस काल्पनिक लॉस? क्यों नहीं चर्चा हो रही है? 2G के आपने सरकारें बदलने के लिए कर दिया। कहाँ है कॉमनवेल्थ का भ्रष्टाचार? वो आपको चर्चा क्यों नहीं होती? कहाँ है वो कोल घोटाले और तेल घोटाले जिनमें सीधे मनमोहन सिंह जी को भी लपेटने की कोशिश की गई? देखो क्यों नहीं? आज उन घोटालों के बाद 10 साल एक स्वच्छ छवि की बहादुर सरकार आई, तो उन पापियों को ढूंढ करके जेल में क्यों नहीं ठोस पाए? कहाँ है वो सरकार? जी कहाँ है वो सरकार? क्यों नहीं स्वतंत्र मीडिया देश का? विवेकशील लोग उनसे पूछते कि तुमने हमारे विचारों को क्या उस पर एक गलत हम स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सके, इसलिए तुमने ये दुष्प्रचार करने का काम किया। आज वो राय कहते हैं कि हाँ ये तो हमने एक माना और उसके आधार पर इसको निकालने का काम किया। तो भाई आफ्टर ऑल इतना बड़ा घोटाला होता है, तुम क्यों नहीं निकल पाते? क्यों नहीं उसकी बातें सामने आती? आप काफी ये रेडियो में ही कुछ कह देता है यूरोप का, जैसे हमारे देश के अंदर 10 रेडियो आज इतने फोकस हैं, कुछ भ्रष्टाचार की भी आरोप लगाते होंगे, तो उसमें सरकारें बदल जाती है, उसमें प्रधानमंत्री को घेर लिया जाता है। हमारे वहाँ कांग्रेस के समय में उस समय विपक्ष भी ये सब कुछ किया और देश के स्वतंत्र मीडिया ने भी खूब ढोल बजाया। आज मीडिया को हिम्मत नहीं है कि आफ्टर ऑल राफेल वाले में जी उसी पे आ रहा। हाँ ये तो सिद्ध है। लेकिन सर ये तो राफेल वाले में आंकड़े दिन के उजाले की तरीके से साफ कह रहे, जितने में कांग्रेस के समय में राफेल आ रहा था, राफेल जहाज तो ज्यादा ही है ना, हाँ, और जहाज के में जितने का जहाज नहीं, अब उससे 3 गुना ज्यादा कीमत की जो है साज सज्जा लगाई जा रही है। क्या है दुनिया में कोई दूसरा उदाहरण बता दीजिए। छोड़ दीजिए राहुल गांधी जी ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, बहस में नहीं था लगा। बिल्कुल सर, मैं एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर मेरे मस्तिष्क जो कहता है, तर्क जो कहता है कि आखिर यदि 3 लाख की घोड़ी में 9 लाख की कार तो वो नहीं चढ़ाई जाएगी। 9 लाख की घोड़ी में 3 लाख की कार तो चढ़ाई जा सकती है,
लेकिन इनके राज में तो जो है जितने का राफेल नहीं, उससे तिगुने की उसमें 7 सज्जाएं लगाएंगी। लेकिन सर जब राफेल की बात आती है, जैसे 2G की कोल माइन की हम बात करते हैं, जब भी चीजें, तो लगभग जो आम पब्लिक है वो कहीं ना कहीं जुड़ती है, उसे पता है 2G सिम हमारे मोबाइल में चलता है। लेकिन राफेल, आपको नहीं लगता है कि नेशनल लेवल पे लोग समझ ही नहीं पाए चीजों को कि वो है क्या, या वो मतलब वो पहुंचा नहीं पाए, क्योंकि सर सबसे पुरानी या सबसे बड़ी सरकार सत्तार आपकी रही है चीफ। वो पहुंचे ही नहीं पहुंचे। लेकिन इस देश के अंदर कुछ संस्थाएं तो होंगी स्वतंत्र जो इसको समझने का काम करें। आखिर जितने की घोड़ी नहीं, उससे 3 गुना कीमत की काठी लगाई गई, तो ये एक क्या इसमें सिद्ध भ्रष्टाचार है। मगर वो सवाल नहीं उठता। कायदे तथा राष्ट्र प्रेम पर खबरदार, रक्षा सौदों पर यदि कोई आवाज उठाएगी, और कांग्रेस के समय में नेगोशिएशन होता था तब से सवाल उठा दिए जाते थे, जो खरीदा भी नहीं उसे पहले भी सवाल उठा दिए जाते थे। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ कांग्रेस के रक्षा मंत्रियों को, उसके बावजूद भी सारी रक्षा प्रणाली जो आज भी काम कर रही है वो सब कांग्रेस हितों में पकड़ रही है। तेजस कोई आज पैदा हुआ है? HL कब लगा? तेजस की शुरुआत जो है प्रोटोटाइप बनाने की बात जो है इंदिरा जी के समय से स्टार्ट हुई है। सेल के अंदर इतना लंबा समय लगा तब चीजों को डेवलप होने में। जो है ब्रह्मोस मिसाइल DRDO क्या इन्होंने बनाया है? हाँ, कोई मिसाइल की अन्य दूसरे मिसाइलों की अब्दुल कलाम साहब जो है क्या इन्होंने इनके समय में जो हरिपोता स्टीपोता वाला ये क्या इन्होंने बनाया? परमाणु आयुध इन्होंने बनाया? ये सारी चीजों जो है जब विवेकशील देश समझेगा नहीं, चीज का इंस्टीट्यूशन कांग्रेस में खड़ा किया। पब्लिक अफेयर्स कमेटी जैसी कमेटीज और जो है एस्टिमेट कमेटी जैसी कमेटीज, ऐतिहासिक कमेटीज को बना करके अपोजिशन के उनके अध्यक्ष बनाने का निर्णय कांग्रेस के समय में हुआ। हमने संस्थाएं खड़ी की कांग्रेस ने, और आज संस्थाओं को वफादार घोड़ी बना करके अपने हस्तगोल में बांध दिया जा रहा है। वो जब कह रहे हैं तब लोग भावुक हैं, जब वो वहां कर रही है, जब नहीं है रहा तो चुप रहे, मालिक को चाट गई। तो ये इससे देश और देश का लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, जनता की शक्ति कमजोर हो रही है। भूल जाओ कांग्रेस को, भूल जाओ अपोजिशन को। जनता जब सत्ता में कोई आती है तो सत्ता के खिलाफ जनता के हकों की गारंटी अपोजिशन होता है, और आज अपोजिशन को कमजोर कर रहे हैं। सर अपोजिशन एकजुट होके हम तो एकजुट होकर के भी देते सर, हम तो एकजुट आज भी एकजुट है। लेकिन सर जब अपोजिशन, अभी मैं उत्तराखंड में लौटूंगा, एक लेकिन सवाल पूछते हैं, अपोजिशन जब एक साथ सारे खड़े तो होते हैं मंच पे, लेकिन जब कहीं कहीं का लोकल चुनाव जैसे दिल्ली का हुआ या कहीं और का जब बात आती है तो फिर अलग हो जाते हैं, अब एक दूसरे पे ही प्रतिद्वंदता। वो भारत और ये चीज कहीं हम कह रहे हैं जिस समय हमको लड्डू मिलने की बात आई उस समय हम अलग अलग दौड़ लिए, चलो कोई बात नहीं। लेकिन आपके सवाल पर, जनता के सवाल पर तो एक मत है ना, एक साथ लड़ रहे हैं ना। और आप जो है केजरीवाल को तो हरा दे रहे हो, और रेखा गुप्ता जी को रसोई से निकाल करके मुख्यमंत्री बना दे रहे हो। ये नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि रसोई वाली मुख्यमंत्री नहीं हो सकती, होनी चाहिए, अच्छी बात है। रामबी देवी जी रसोई से ही निकल के मुख्यमंत्री बनी थी और जनता की बात समझी उन्होंने, जनता परत थी। लेकिन ये जो आपने सारे अधिकारों का केंद्रीकरण कर रहे हैं, निर्णय लेने की उससे लेकर के सारी चीजों को धीरे धीरे इतना केंद्रीकृत कर रहे हैं। जिस दिन एक इलेक्शन, एक देश से एक इलेक्शन लागू हो जाएगा, अब उसके बाद देखिएगा ये देश के अंदर ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो संसदीय प्रणाली है जिसमें आवाज उठती है, जो एक वोट आपको जो है सत्ता के परिवर्तन का अधिकार देता है, इस सारे अधिकार कल्पना की बात है। सर उत्तराखंड में कभी जब आपदा की बात आती है, आपने बहुत काम किए हैं,
14 से 17 के बीच में जो भी, तो धामी जी कभी बुलाते हैं आपको, आपसे राय मशवरा? क्योंकि जनता तो दोनों की है ना, सरकार से ऊपर है ना जनता तो सब। उनको उनको आगे मुख्यमंत्री रहना है ना, यदि रहना होगा तो मुझे बुलाएंगे वो। हाँ, वो एक काम जरूर करते हैं, जब कोई मैं बीमार हो जाऊं, चोट लग जाए, कोई त्योहार आ जाए, उसमें जो है जरूर आ जाते हैं और मुजस्सा देते हैं और उसको खूब प्रचारित करते हैं, ताकि ये लगे कि सौहार्द है। मगर राज्य के विकास के लिए दिशा क्या होनी चाहिए, क्या नीतियां होनी चाहिए, क्या क्या जो राज्य के सामने चुनौतियां हैं उनका सामना करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, उसमें उन्होंने न तो सालात साहब में सब कभी भी किसी भी इन किसी वो तो 7-8 साल से उनका तो जो भी मुख्यमंत्री आया है, मैं वो चीज ले रहा हूँ, जो ऐसा नहीं कि धामी ये रूट दिया नीतियां जो नीतियां मैंने बनाई, जिस दिशा की तरफ मैं ले जा रहा था, हम इधर हमारे यहाँ हम उत्तर प्रदेश से अलग हुए, अपनी समस्याएं थी, अपनी चुनौतियां थी, इससे अलग थोड़ी हुई थी। उत्तर प्रदेश ने हमारा कुछ बिगाड़ा था, उन्होंने ज्यादा तो हम आभारी हूं, उनके 25 साल हमारे नेताओं को अपना मुख्यमंत्री बना के रखा। हाँ, तो हम तो आभारी हैं, लेकिन हम एक अपने तरीके का राज्य चाहते हैं जो पहाड़ी और हिमालयी राज्य हो, जिसमें हिमालय हो, हिमालय की तराई हो, हिमालय का भाबर हो, और वो अपने तरीके से अपनी व्यवस्था को चलाना चाहते थे। तो यहाँ 14 साल तक केवल उत्तर प्रदेश मॉडल का अनुसरण हो रहा था, बिहार मॉडल का अनुसरण हो रहा था। मैंने 3 साल में उसको धीरे धीरे बदलाव की, जो बदलाव किए सबके सब एक एक करके छोड़ दिए गए, एक एक करके छोड़ दिए गए। हमने दूरस्थ सेतु उनके किसान को भी देश की और प्रदेश की मंडी से जोड़ने का अभियान चलाया। हमने कहा हम अपने गाँव को उत्पादकता गाँव के रूप में बदलेंगे, तो सड़कों की कनेक्टिविटी है उसका लाभ उठाएंगे। उसके लिए हमने मंडी सिस्टम को गाँव दूर दराज के एरिया तक पहुंचाया। उनका लोग नथिंग, और तो छोड़ो, जो गाँव को कनेक्टिविटी देने वाली मेरे गाँव मेरी सड़क योजना थी, वो लोग उसको भी खत्म कर दिया, उसको भी बंद कर दिया। तब क्या बताएं अब किन किन चीजों का जिक्र करें। तो आज यही कारण है कि राज्य के अंदर पलायन की स्थिति चिंताजनक हो गई। सर आपके विचार में कुछ, मैं 27 वाले पे तो आऊंगा, लेकिन प्लान को किस तरीके से, अगर आप कोई हम ये कहें कि विचार देना चाहें सरकार को या चीज़ों को इस मन से, तो प्लान को किस तरीके से रोका जा सकता है, या कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जो लाई जा सकती हैं? और क्योंकि हम देखते हैं, हम दिल्ली के काफ़ी नज़दीक रहते हैं चीज़ों का, तो प्राण व्यक्तियों की क्षमता पर विश्वास करें, अपनी क्षमता पर विश्वास करें, और अपनी धरती, अपनी मिट्टी की, अपने परिवेश की ताकत, उसकी शक्ति पर विश्वास करें, और नई तकनीक, नई शोध का समावेश करें। इन सब चीजों में आप पलायन अपने आप उठ जाएगा। और सर क्योंकि अवसर इतने पैदा होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यदि कोई 5 साल के मॉडल पर चीफ मिनिस्टर ठीक से काम करे, तो हमारे गांव को उत्पादकता केंद्र के रूप में बदला जा सकता है। लोग जो है, जो बाहर चले भी गए हैं, वो अपनी उत्पादकता मूलक गांव लौट करके आना चाहेंगे। हमने गेस्ट होम स्टे की योजना शुरू की, आज फ्लोरिश कर रही है। और अब यदि हम जब गेस्ट होम स्टे की बात कर रहे थे, तो हम होम स्टे के साथ जो है, हम विलेज भी आइडेंटिफाई कर रहे थे। हमने कहा हम ऐसे विलेज की सुविधा वो बढ़ेंगे। यूरोप के अंदर है, और कई और देशों में भी है। अब इवन आप अफ्रीका ने भी मॉडल अपनाया, वहाँ उन्होंने टूरिस्ट विलेजेस बना दिए हैं, कन्वर्ट कर दिए। तो हम उसके साथ मैंने इस संकेत के तुम्हें दो ही चीजें तो मैं छोटी छोटी कह रहा हूँ। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मैंने बकरी पालन, सबसे छोटा काम है, बकरी पालन के लिए 3 योजनाएं बनाई। बकरी पालन प्रोत्साहन के लिए एक में जो है हम सब्सिडी, दोनों में हम सब्सिडी देते थे, तीसरे में हमने मुफ्त वाला बनाया। विधवा गरीब महिलाओं को सब आइडेंटिफाई करके उनको हम 3 बकरे 1 बकरा देते थे सरकार की तरफ से। हमने
ये लक्ष्य रखा कि ये 3 साल के अंदर ये सब के पार इतनी बकरियां हो जाएंगी कि हम अपने राज्य को जैविक मीट का उत्पादक राज्य के रूप में बदल देंगे, क्योंकि हमारी 80% भौगोलिक स्थिति ये है कि जहाँ ये रसायन का उपयोग ही नहीं होता है, तो वहाँ की बकरी का मीट जो है दिल्ली में, आबू धाबी में, जिनको अपनी जिंदगी ज्यादा लंबी करनी है, और सब दौड़े दौड़े आते कब आ रहा है उत्तराखंड का जैविक मीट जो है। लेकिन आपने उस योजना को जो गरीब के लिए बनाई थी हमने, उसको बंद कर दिया। तो ये दृष्टिकोण का अंतर है, समझ का अंतर है। हमारी समझ कॉमन मैन को सम्मिलित करके, उसकी क्षमता पर विश्वास करके, उसको साधन दे करके और आधुनिक तकनीक का उपयोग करके उसको देश और दुनिया के साथ जोड़ने का था। हम क्या करते जाते, हम ये करते कि अपनी कुछ सरकारी बसों को, आदि बस को हम कन्वर्ट करते कृषि में, जिस तरीके से ये वॉल्वो वाले इत्यादि करते ना, उसको रेफ्रिजरेटर के रूप, हाँ, ये सब नीचे ही ये सारा सामान आपका जितना ले जाना चाहो, आधा माल आधा सवारी और सामान दोनों। हम इन्हीं गाड़ियों से अपनी जो है कोई अस्तित्व वो नहीं, उसको दिल्ली की मंडी तक पहुंचा देते, अपने फूलों को दिल्ली की मंडी तक पहुंचा देते, अपने दूसरे उत्पादों को दिल्ली की मंडी तक पहुंचा देते। मेरे पुत्र ने मुझे बताया, मुझे याद आया कि क्या है, सागर रत्ना रेस्टोरेंट, दक्षिण भारतीय फूड चेन जो है, जब ये आई तो उन्होंने उसके साथ सारे लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है दिल्ली के अंदर वहां की सरकारों ने किया, आंध्र की और वहां की सरकारों ने पैदा करने लगा। उससे उनका फूड चेन डेवलप हुई, आज जो है उनका स्वाद दुनिया तक गया। हमारे वहाँ जो है, हमारे वहाँ तो एक से ही बेहतर स्वाद है, हम फूड मार्केट में एंट्री नहीं कर पा रहे हैं, देश और देश की प्रांत की नहीं कर पा रहे हैं, प्रांतों की। तो अब रोजगार कैसे होंगे, रोजगार यहीं से आएंगे। ये अंतर है जो आपने अभी प्रश्न किया कि भाजपा ने हमारी किसी भी योजना को, हम तो कह रहे हैं बातचीत करना, उन्होंने तो योजना का नाम बदलना, और तो छोड़िए केदारनाथ में जहां हमारा बोर्ड लगा था किसी योजना पे, तो हमने यदि वहाँ बड़े वाले पत्थर लगा रखे थे राजस्थान के, तो वहाँ उन्होंने उन पत्थरों को हटा करके उनकी जगह पर टाइल्स लगा करके हरीश रावत की जगह पर दूसरा बोर्ड लगा दिया, श्री नरेंद्र मोदी जी का बड़ा बोर्ड है, मैंने भी प्रणाम कर लिया उसमें। मतलब नाम परिवर्तन का ज्यादा मुद्दा नहीं, अब मुद्दा नहीं है हमारा जी, हम तो कह रहे और बड़ा बोर्ड लगाया तो क्लियर नहीं थी, ठीक है, लोगों को मालूम है किसके समय में क्या हुआ। ये है उनका। सर राजधानी परिवर्तन का बात चल रही है, उससे जनता को क्या फायदा होने वाला, वो गवर्नेंस का की पूरी नजरिया बदल जाएगा, लोगों को ये एहसास हो जाएगा। देहरादून से ये एहसास नहीं होता हिमालयी घाटी है, ये संसद में बड़ा अत्याचार किया कि हमारी राजधानी का मसला लटका दिया, 2 जगहों का लटकाया नहीं, उनको राजधानी दे दी, हमारा लटका दिया। और आज अंतर यह है कि देहरादून में बैठ करके आप उस दर्द को नहीं महसूस कर सकते जो हरिद्वार के गांव में, गंगा के खादर में लोगों को झेलना पड़ता है, जो जसूर की फान नदी के ढेर में जो लोग बचे हुए, उनके दर्द को कोई नहीं समझ सकता। जो खटीमा और टनकपुर के गांव है, टोंगिया गांव है, उन गांवों में बसने वालों के दर्द को कोई नहीं समझ का एहसास नहीं हो सकता है। तो उस एहसास को समझने के लिए आवश्यक है कि राजधानी ऐसे स्थान पर होनी चाहिए जहां रोज वो दर्द आपके आंखों के सामने रहे, ताकि मुख्यमंत्री हो या आपके ब्यूरोक्रेट्स हो, उनको हमेशा सुबह भी और शाम भी
और दिन में भी ये याद रहे कि लुक हियर, हमारे सामने चुनौतियाँ क्या क्या है, सवाल क्या क्या है। अब देहरादून तो जो है, ये एक समय ऐसा था कि लोग रिटायर्ड होने के बाद कोई यदि बसने के लिए जगह खोजता था तो बेंगलुरु, पूना और देहरादून और चंडीगढ़। तो हम तो पहले भी एक क्लास थे, तो राज्य की राजधानी बना करके महाराज आपने कोई वो तो नहीं, हम तो पहले भी एजुकेशन हब थे। हमारे पास दूर से लेकर के एक से एक सेक्शन 57 की श्रृंखला है। हाँ, हम तब जाम वाले नहीं थे देहरादून। अब हम सुबह भी जाम पीते हैं, दोपहर को भी पीते हैं, 10 बजे भी जाम पीते हैं, 2:30 बजे भी स्कूलों की छुट्टी होती है तो जाम पीते हैं, 5 बजे भी, 6 बजे भी जाम पीते हैं, शाम के वक्त जब घर को छुट्टी से निकलते हैं लोग तब भी जाम पीते हैं। ये वीकेंड गए होते हैं जो है, हाँ, उसमें भी हम जाम ही जाम उठाते हैं। इतने जाम हो गए हैं उत्तराखंड के अंदर, ऐसा लग रहा है सारा यूरोप जो है जाम का आनंद लेने के लिए उत्तराखंड जा रहा है। ये है। आप सर अभी जैसे आपने कहा उसी पे चलते हुए, 4 धाम जब बात होती है केदारनाथ की चीज़ों की, आपदा भी आपके समय भी आई, अब कहीं ना कहीं धर्म पे जो आपने यूरोपियन कल्चर वो हावी नहीं होते हुए दिखता, क्योंकि धर्म नगरी के रूप में देखा जाता था उत्तराखंड, धर्म राज्यों के रूप में देखा जाता था लोग, और अब कहीं ना कहीं जो आपने कोई क्या जो एक शब्द भी धारण क्षमता, जी आज की सरकार धारण सबका नहीं है, बड़े भौतिकवादी लोग बाहर से चोगा कुछ भी पहने, लेकिन अंदर जो है ये तो मुझे लगता है कि अंग्रेज गए, अपनी आत्मा इनके छोड़ गए, वो इनमें प्रवेश कर गई। और ये लोग जो है इन्होंने हमारे इस धर्म स्थलों की धारण क्षमता के साथ तो अत्याचार कर रहे हैं। इन्होंने तीर्थाटन को जो है रील्स टन में बना दिया है। अब रील बनाने वाले लोग, पौवा पीने वाले लोग, एक दूसरे के गलवैया डाल करके फोटो खिंचवाने वाले लोग ये आ रहे हैं जो है बद्रीनाथ केदारनाथ में, जहाँ अल्लाह जन्म सुधारने के लिए लोग जाते थे, अब जो है भैया सब बंदी। तो आधा 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 तीर्थाटन जो है उन्होंने पर्यटन कर दिया है, और मुझे लगता है धीरे धीरे गति रही तो एक दिन ये तीर्थ स्थल नहीं माने जाएंगे, ये पर्यटक स्थल माने जाएंगे। ऊपर शंकराचार्य जी की आत्मा सुन रही होगी कि आपका नाम लेकर के कितना जो है भावनात्मक शोषण हो रहा है उत्तराखंड। सर चलते चलते अंतिम सवाल, क्या 2027 फिर से यूपी का भी चुनाव साथ में ही होगा, आपका भी चुनाव होगा, क्या कांग्रेस का चेहरा आप ही होंगे या कोई और होगा, या किस तरीके से उतरने की कोशिश? कांग्रेस का चेहरा होगा, कांग्रेस खुद ही अपने आप में चेहरा। आप उस चेहरे के आगे हमारे राशि नेतृत्व चेहरा है, और निश्चित तौर पर राज्य में भी तुम्हारा नेतृत्व कहेगा, जिसके पीछे कहेगा हम उसके पीछे खड़े होंगे। अब हरीश रावत के पीछे बहुत बार खड़े हो लिए, अब हम कोई लाएंगे जिसके पीछे सब खड़े होंगे और उसके पीछे हरीश रावत भी खड़ा होगा। मतलब कोई नया चेहरा हम मैंने कहा उसके पीछे हरीश रावत भी खड़ा होगा, तो निश्चित तौर पर नया ही तो होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ। तो आज अनपढ़ गॉसिप में हमने जिस अनुभव को लिया है, हमें उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।